माधवपुर में कड़कती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। इसी गांव में रामू अपनी पत्नी सरला और अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। उसका बेटा कार्तिक 6 साल का था। वे बहुत गरीबी में जी रहे थे। माँ, आज कितनी गर्मी है। पापा से बोलिए ना कि वह घर में एक फ्रिज ले आए जिससे हम लोग इस कड़कती धूप में ठंडे ठंडे पानी पी सके। बेटा, अभी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग फ्रिज खरीद सकें। घर में एक मटकी है ना, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। माँ, इस मटकी में पानी कहाँ ठंडा होता है। जैसा रखो वैसा ही रहता है। और इस मटकी में पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं फ्रिज में जाकर बैठा रहूं। और इतनी ज्यादा गर्मी में मटकी का पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस फ्रिज का पानी पीता रहूं। बेटा, तू जाकर ठंडे पानी में नहा ले, तब तुझे इतना गर्मी नहीं लगेगा और तुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी और ना ही हम इतना अमीर हैं कि इस तेज गर्मी से बचने के लिए हम लोग अपने घर में फ्रिज या फिर कोई भी सामान लगवा सके जिससे इस तेज गर्मी में अच्छे से रह सकें। तभी वहां रामू खेत से काम करके आ जाता है। हे भगवान, सरला, इस महीने तो भगवान ने इतनी ज्यादा गर्मी कर रखी है कि खेत में काम करते समय ऐसा लगता है कि मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो ज्यादा काम भी नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं घर आ गया। सरला, एक काम करो, मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी पीऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सरला सबको मटकी में से पानी निकाल कर देती है पीने के लिए। माँ, यह मटकी का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसकी जगह फ्रिज का पानी होता तो कितना अच्छा लगता पीने में। कुछ समय बाद शाम हो जाती है तो सरला शाम के खाने का बंदोबस्त करने लगती है और खाना बनाने लगती है। इतनी तेज गर्मी में खाना बनाते बनाते सरला पसीने से भीग जाती है। हे भगवान, हम गरीब किसानों के लिए ना तो ज्यादा गर्मी अच्छी है और ना ही ज्यादा ठंडी अच्छी है। इतनी गर्मी में ऐसा लग रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी और ठंडी में इतनी ठंड लगती है कि शरीर बर्फ की तरह जमने को हो जाता है। काश हर मौसम ऐसा होता जैसे कि ना तो ज्यादा तेज सर्दी होती और ना ही इतनी कड़कती तेज गर्मी, तो कितना अच्छा लगता, पर ये तो कभी भी नहीं हो सकता। सरला, काश ऐसा होता तो हर मौसम कितना अच्छा होता। दोनों लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां राजू सेठ आ जाता है जो उस मकान का मालिक होता है। अरे रामू, तू तो इस बार भी घर नहीं आया। किराया देने क्या बात है, तुझे इस बार भी किराया देने का मन नहीं है क्या? नहीं सेठ जी, किराया तो देना ही है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। आप मुझे 1 हफ्ते का और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। ये बात तो मैं तेरे मुंह से 4 महीने से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक तूने मुझे एक दिन का भी किराया नहीं दिया है। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात हो गई है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही पूरा घर खाली करके यहाँ से चले जाना, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अपने घर में एक दिन भी रख नहीं कर सकता हूँ। कल सुबह होते ही मेरे घर से दफा हो जाना। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए। मैं आपको पूरे महीने का किराया दे दूंगा। मैं इस कड़कती तेज धूप में अपने पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा। मेरे पास तो रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। वह सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दो।
वरना कल सुबह ही यहाँ से दफा हो जाना। रामू ने राजू सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ उसकी एक ना सुनी। अगले दिन वह सुबह होते ही रामू को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी कड़कती तेज गर्मी में रामू अपने बीवी बच्चे के साथ रोड पर आ जाता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? इतनी कड़कती तेज धूप में कहीं हमारे राहुल की तबीयत ना खराब हो जाए। अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब हम कहाँ जाएंगे और किससे मदद मांगेंगे? तुम परेशान मत हो सरला, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। चलो, हमारे गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे जाकर हम लोग बैठते हैं, फिर मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ कि क्या करना है। जैसे तैसे दोपहर कट रही थी, वैसे ही धूप बढ़ती जा रही थी और राहुल की तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। देखो, राहुल की तबीयत अब खराब हो रही है। वो हमारे पास के गांव के हैं ना, काली भैया आपके बचपन के दोस्त। चलो उनके घर चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सरला, काली हमारी सहायता जरूर करेगा। आखिर बचपन का दोस्त कब काम आएगा। रामू अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने बचपन के दोस्त काली के घर की तरफ उस तेज गर्मी में चला जाता है। काली के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे पार्वती, इतनी तेज गर्मी में कौन दरवाजे पर आया है? यहाँ बैठे बैठे बातें बनाना बंद करो और बाहर जाकर देखो, तब पता चलेगा ना कौन आया है। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप जाओ, फ्रिज से ठंडा पानी लाओ। अरे रामू, तू पूरे परिवार के साथ इस समय इतनी तेज धूप में यहाँ सब ठीक तो है ना रामू भाई? अरे काली भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने 4 महीने से किराया नहीं दिया था, जिसके कारण राजू सेठ ने घर से बाहर निकाल दिया, और इस समय भारी गर्मी की वजह से मेरे बेटे राहुल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा। आज शाम तक हम लोग यहाँ रुक सकते हैं क्या? जैसे ही शाम हो जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देख रामू भाई, हमारी दोस्ती अपनी जगह पर है, मैं रखना भी चाहूँ। तू तो तेरी भाभी को जानता है ना, वह इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी तेरे पूरे परिवार को मैं एक साथ नहीं रख सकता। ये कैसी बात कर रहा है काली? मैंने हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर दुख का पहाड़ टूटा है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर काली भाई, दोपहर बस कट जाने दे। मेरे बेटे राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सब समझ रहा हूँ रामू भाई, पर मैं अभी तुझे नहीं रख सकता, तू कोई और जगह देख ले। और अपने घर में चला गया। ये लो जी फ्रिज का ठंडा पानी। वैसे कौन आया था दरवाजे पर? अरे पार्वती, वह रामू अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया था। उसके सेठ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए वह आज दोपहर यहाँ पर रहने के लिए आया था। पर मैंने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया और गांव का रास्ता दिखा दिया। अरे रामू, आपका बचपन का दोस्त था ना, उन्होंने हमारी हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ दिया है। यह आपने उनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे मैंने कोई बाजार नहीं खोल रखी है। कोई भी गरीब मेरे घर मुंह उठाकर चला आएगा, मैं अपने घर में रहने के लिए उसे जगह दे दूंगा। और वह कैसा बचपन का दोस्त जिसके पास ना तो पैसा है और ना तो अच्छा घर है, और वह अब मेरे किसी काम का नहीं। और मैं किसी भी इंसान से दोस्ती यारी तभी रखता हूँ जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है। और रामू जैसे गरीब लोगों का मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और गरीब लोग मेरे किसी काम के नहीं है। अरे जी, ऊपर वाले से तो डरिए, और किसी भी इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगता है जी। आपकी यह पैसे का घमंड आप पर ही ना भारी पड़ जाए, क्योंकि घमंड ज्यादा दिन तक नहीं रहता है।
इधर काली अपनी पत्नी के साथ फ्रिज के ठंडे पानी का मजा ले रहा था और उधर तेज कड़कती धूप में रामू अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ रोड पर बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था। अरे जी, आप तो अपने बचपन के दोस्त पर जान न्योछावर कर देते थे और आज वही आपका दोस्त हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने घर एक दिन रुकने भी नहीं दिया। सरला, यही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन सा रिश्ता अपना है, कौन सा रिश्ता पराया। लेकिन काली ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और प्यास भी। मुझे कहीं से कुछ लाकर खिला दो। सरला, तुम राहुल का ध्यान रखना। मैं अभी कहीं से कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करके लाता हूँ। अरे जी, आप इतनी भारी गर्मी में खाने के लिए कहाँ ढूंढोगे? रामू इस भारी गर्मी में खाने का बंदोबस्त करने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सोनू भाई, तुम्हारा भैंस के दूध का कारोबार बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। तुम 2-3 भैंस और खरीद लो। तुम्हारा भैंस के दूध का कारोबार और बड़ा हो जाएगा। अरे मनोज भाई, मैं अपने भैंस के दूध के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर मुझे किसी औरत की तलाश है जो मेरे भैंस की अच्छे से देखरेख कर सके। तुम्हारे आसपास पड़ोसी में कोई औरत हो तो बताना। उन दोनों आदमियों की बात वहां पर बैठी सरला सुन रही थी। अरे सोनू भाई, मैं आपकी भैंस की अच्छे से देखरेख कर सकती हूँ। सोनू भाई, मुझे अपने भैंस की देखरेख करने के लिए काम पर रख लीजिए ना। अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं और मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। वह सब तो ठीक है। मैं तुम्हें अपनी भैंस की देखरेख के लिए रख सकता हूँ, पर तुम्हारा इतना छोटा बच्चा है, तुम सही ढंग से काम कर पाओगी? पूरा दिन तुम्हें भैंस की देखरेख करनी पड़ेगी, जैसे भैंस को घास डालना, भैंस को पानी देना और भैंस को साफ सुथरी तरीके से रखना। ये सब काम तुम्हारे होंगे। इस काम को तुम कर पाओगी तो बोलो और मैं इसके बदले तुम्हें 3 लीटर दूध दे पाऊंगा। ठीक है, और मैं इसके बदले तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा। सोनू भाई, आप मुझे काम पर रख लीजिए और आप मेरे बच्चे की चिंता मत कीजिए। मेरा राहुल बहुत ही समझदार है और रही बात भैंस के देखरेख करने की, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे मंजूर है कि आप मुझे काम के बदले 3 लीटर भैंस का दूध देंगे। पर मेरी कुछ शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी? बोलो। मेरी शर्त यह है कि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। मेरा पूरा परिवार 4 दिन तक आपके भैंस वाले घरों में रहेंगे। फिर हम लोग अपना एक नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। तो चलो मेरे साथ घर मेरे भैंस की देखरेख करने के लिए। फिर सरला और उसका परिवार सोनू के घर चले जाते हैं। 4 दिन तक सोनू उन्हें अपने घर में रहने देता है। फिर वह लोग एक नया घर किराए पर ढूंढ लेते हैं और इधर सरला सोनू के यहाँ भैंस की देखरेख करती है और रात में भैंस का दूध लेकर अपने घर चली जाती है। अरे सरला, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सोनू के यहाँ 3 लीटर दूध में कैसे मान गई? तुम्हें तो पता है ना हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो तुमने सोनू से पैसा क्यों नहीं मांगा? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और तुम्हें पता है ना हमारा खेतों का काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। 3 लीटर दूध से तो घर का खर्च नहीं चलेगा। बस आप देखते जाओ मैं इस 3 लीटर दूध से घर कैसे चलाती हूँ।
फिर सरला ने दूध को अच्छे से पकाया और उसमें कुछ मात्रा में काजू और लस्सी बनाने का अन्य सामान डालकर लस्सी बनाई। अगली सुबह होते ही सोनू के घर भैंस की देखभाल करने जाने से पहले गांव में लस्सी बेचने चली जाती है। लस्सी ले लो, लस्सी ठंडी मीठी लस्सी ले लो। इस कड़कती धूप में जो लस्सी पियोगे तो इस तेज धूप का मजा ले पाओगे। लस्सी ले लो, मेरी बनाई लस्सी पियोगे, बार बार लस्सी मांगोगे। ऐसा कहते हुए सरला पूरे गांव में लस्सी बेचने लगती है। गांव के लोग सरला को पहली बार लस्सी बेचते हुए देखते हैं, फिर लस्सी लेते हैं। वाह सरला बहन, तुम्हारी लस्सी तो बहुत ही ठंडी, मीठी और स्वादिष्ट है। मुझे एक गिलास लस्सी दे दो। हाँ सरला बेटा, तुम्हारी लस्सी तो बहुत मीठी और ठंडी है। इस गांव में बहुत सारे लोग लस्सी बेचने आते हैं और उन लोगों की लस्सी ना तो मीठी रहती है और ना ही ठंडी रहती है, और उन लोगों की लस्सी तो स्वादिष्ट भी नहीं रहती है। इसी तरह से सरला की सारी लस्सी बिक जाती है। अरे सरला बिटिया, मुझे 2 गिलास लस्सी दे देना। माफ कर दीजिए काका, आज तो सारी लस्सी बिक गई, एक भी लस्सी नहीं बची है। कल मैं आपके लिए लस्सी जरूर लेकर आऊंगी और सबसे पहले लस्सी आपको ही दूंगी। सरला सारी लस्सी बेचकर घर आ जाती है और वह सोनू के घर भैंस की देखरेख करने के लिए चली जाती है। सोनू भाई, आप मेरे काम की कीमत बढ़ा देते तो ठीक होता। सरला, अभी तो सिर्फ तुम्हें काम किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम अपने काम की कीमत बढ़ाने की बात करती हो। 4 दिन और रुक जाओ, मैं खुद ही तुम्हें भैंस का दूध 2 लीटर और दे दूंगा। क्या हुआ सरला, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं जी, गांव वालों को मेरी हाथ की बनी लस्सी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और किसी को मैं लस्सी दे ही नहीं पाती। मैं अपनी लस्सी के व्यापार को बहुत बड़ा करना चाहती हूँ, पर सोनू भाई ने साफ शब्दों में मना कर दिया दूध देने से। सरला, तुम एक काम करो, अपने मालिक के यहाँ से ही 3 लीटर दूध और खरीद लो और फिर लस्सी के काम को बड़ा कर सकती हो। फिर अगले दिन से सरला ने सोनू से 3 लीटर दूध खरीद ली, फिर उसे अच्छे से पकाकर लस्सी बनाती है और फिर सुबह होते ही गांव में लस्सी बेचने चली जाती है। ये लीजिए काका, आपकी ठंडी मीठी लस्सी। अच्छा किया सरला बिटिया, जो तूने सबसे पहले मुझे लस्सी दी, क्योंकि तुम्हारी लस्सी तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है और खाना खाने के बाद मुझे लस्सी चाहिए होती है। जिस दिन तुम्हारी लस्सी खत्म हो जाती है उस दिन मैं बिना लस्सी पिए ही सो जाता हूँ। काका, अगली बार से मैं आपको सबसे पहले ही लस्सी दे दूंगी। अच्छा काका, मैं अब चलती हूँ। सरला की लस्सी ठंडी मीठी होने के साथ स्वादिष्ट होती थी। अब तो पूरे गांव में चारों तरफ सरला की लस्सी की चर्चा होने लगी थी और सरला की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। जब सरला लस्सी बेचकर अपने घर की ओर जा रही थी, रास्ते में उसे सब्जी की दुकान दिखी और वहां पर 3 लोग खड़े होकर सब्जी ले रहे थे। मैं भी चलती हूँ उस सब्जी वाले दुकान पर, सब्जी खरीद लूंगी, और वैसे भी घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है। सरला जैसे ही सब्जी वाली दुकान पर पहुंचती है, लग रहा है कि तुम तो लस्सी का व्यापार करती हो। चलो मुझे भी 2 गिलास लस्सी दे दो। अरे भैया, मेरी लस्सी तो पहले ही बिक चुकी है, अब मेरे पास एक भी लस्सी नहीं बची है। क्या कहा तूने? सारी लस्सी खत्म हो गई है? इसका मतलब तेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। चल निकाल के दे मुझे सारे पैसे। भैया, मैं पैसे तुम्हें क्यों दूं?
मैं इतनी भारी गर्मी में मेहनत करके लस्सी बेचती हूँ जिससे मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। क्या कहा तूने? इसका मतलब तू पैसे नहीं देगी? फिर वो लोग सरला के पैसे छीन लेते हैं। अरे सरला, तुम्हें आज घर आने में इतनी देर क्यों लग गई? मुझे कुछ काम था इसलिए घर आने में देरी हो गई। और जब लखन को इस बारे में पता चलता है कि सरला लस्सी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और उसकी बहुत ज्यादा अच्छी कमाई होने लगी है तो उसके मालिक सोनू के मन में सरला के लिए नफरत पैदा होने लगती है। ये सरला तो बहुत ज्यादा समझदार निकली, मेरे ही भैंस की दूध से यह अपना लस्सी का व्यापार कर रही है और मेरे भैंस के दूध से ज्यादा इसकी लस्सी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। ऐसे में तो मेरा दूध का कारोबार बंद हो जाएगा। इस सरला का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन सोनू ने सरला के दूध में पानी मिला दिया। फिर सरला दूध को अच्छे से पका रही थी। तब उसे पता चला कि दूध में पानी मिलाया गया है। फिर उसने दूध को बहुत पकाने की कोशिश की। फिर उसने दूध में लस्सी बनाने का सामान मिलाई, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण लस्सी नहीं बन पाई। आज मैं लस्सी बेचने नहीं जाऊंगी। ऐसी बेकार लस्सी लेकर गांव में बेचने जाने से अच्छा है कि मैं घर ही रहूं और इतनी बेकार लस्सी मुझे कौन खरीदेगा। फिर उदास मन से सरला घर पर ही रुक जाती है। और तभी उसके घर के बाहर तांत्रिक बाबा आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बेटा, मैं सुना हूँ कि तुम लस्सी बेचने का व्यापार करती हो। आज तो मैं गांव में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आज गांव में लस्सी बेचने नहीं आई। तो इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा लस्सी लेने, क्योंकि मुझे लस्सी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मुझे लस्सी पीने का मन कर रहा था। पर तांत्रिक बाबा, मेरी लस्सी आज बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, इसलिए मैं लस्सी बेचने गांव में नहीं गई क्योंकि इतनी बेकार लस्सी गांव वालों को नहीं पसंद आएगी। बेटा, तुम्हारी जैसी भी लस्सी है दे दो, मुझे पीना है। तब सरला तांत्रिक बाबा को लस्सी देती है। जब तांत्रिक बाबा सरला को पैसे देने लगते हैं तो रेनू उनसे कहती है, अरे बाबा, ये पैसे मैं नहीं ले सकती हूँ। वैसे भी ये लस्सी मेरी कोई काम की नहीं थी। आप इस लस्सी को ऐसे ही रख लीजिए। बेटी, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मत लो। मगर मेरे इन 2 मटकी में से तुम कोई भी एक मटकी ले लो। ये तुम्हारे कर्मों की मटकी है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो इस मटकी से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम्हारे बुरे कर्म होंगे तो इस मटकी से तुम्हें बुरे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और यह सब बातें सोनू पीछे से सुन रहा होता है। उसने देखा कि तांत्रिक बाबा सरला को मटकी दे रहे हैं, तो वह भी दौड़ते दौड़ते आया। तांत्रिक बाबा, क्या मैं भी इसमें से एक मटकी ले लूं? हाँ बेटा, तुम भी इसमें से कोई एक मटकी ले लो और अपने अच्छे बुरे कर्म को आजमा लो। सरला और सोनू उसमें से एक एक मटकी ले लेते हैं। फिर उसके बाद तांत्रिक बाबा गायब हो जाते हैं। फिर सोनू अपने घर चला जाता है। जिसके बाद सरला जब अपना मटकी खोलती है तो उसमें से हीरे जेवरात निकलती है। रामू, देखो ना, हमारे मटकी में से हीरे निकले हैं। ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है, तांत्रिक बाबा ने कहा था। अरे वाह सरला, तुम्हारा किस्मत तो चमक गया। अब तुम इन हीरों को बेचकर अपने लस्सी के कारोबार को आगे बढ़ा सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, मैं इन हीरों को बेचकर अपने घर भैंस खरीद लाऊंगी। फिर हमें दूसरों के घर से दूध लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कड़कती धूप में हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और आप लस्सी के कारोबार को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। सरला और उसका पति रामू दोनों बाजार से भैंस खरीद कर लाते हैं और सरला के घर भैंस खड़ा देखकर सोनू समझ जाता है। जरूर सरला की मटकी में से हीरे जेवरात निकले होंगे, तभी यह भैंस खरीद कर लाए है। और यह सब देखकर सोनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं सरला को अपने से ज्यादा ऊपर नहीं होने दूंगा। मैं ही इसे रहने के लिए ठिकाना दिया था और यह आज इतना ऊपर पहुंच गई। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरला और रामू दोनों दूध को अच्छी तरीके से पकाते हैं और उसमें लस्सी बनाने वाला सामान डालकर रख देते हैं। फिर उसके बाद वह लोग सोने के लिए चले जाते हैं और इधर सोनू रात होने का इंतजार करता है। सोनू चुपके से रेनू के घर आता है और लस्सी को चोरी करके ले जाता है। इधर सरला सुबह उठती है और देखती है कि उसकी लस्सी घर से चोरी हो गई है। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चलता रहा। सोनू हर रात सरला के घर से लस्सी उठाकर ले जाता। ऐसे ही एक दिन सरला ने सोचा, क्यों ना हम अपने लस्सी में काला कलर मिला दें। जो भी हमारे लस्सी को पिएगा वह पकड़ा जाएगा। फिर सरला ने अपनी लस्सी में काला कलर मिलाकर बनाई। जब वह सुबह गांव में जाती तो सरला देखती है सोनू की लड़की की जीभ काला हो गया है। फिर सरला उससे जाकर पूछती है, बेटा यह आपकी जीभ काला कैसे हुआ है? मैंने लस्सी पिया था ना, इसलिए मेरी जीभ काला हुआ है। मेरे घर में बहुत सारी लस्सी बनी है। अच्छा, तो इसका मतलब सोनू ने ही मेरी सारी लस्सी गायब की है। फिर सरला ने ये सारी बात अपने पति रामू को जाकर बताए। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सोनू की चोरी के बारे में सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच ने सोनू को बुलवाया है और वह लोग देखते हैं कि सोनू का जीभ काला हो गया था। सरपंच जी, मैंने इनके लस्सी को गायब नहीं किया। मेरा मुंह तो गाजर खाने के कारण काला हुआ है। मैं भला क्यों इनकी लस्सी गायब करूंगा? अरे सोनू, मैं तुमसे लस्सी के बारे में पूछा ही नहीं। तुमने अपना चोरी अपने मुंह ही कबूल कर लिया है। अब तुम पकड़े ही गए हो तो इतना बता दो, तुमने सरला की लस्सी क्यों चोरी की? सरपंच जी, मैंने सरला को अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया था। फिर सरला मेरे काम को छोड़कर अपने कामों में लग गई और मुझसे ज्यादा ही पैसा कमाने लगी। यही वजह है कि अपने से नीचे वाले इंसान को ऊपर बढ़ते देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने सरला की लस्सी गायब करने लगा ताकि सरला मुझसे आगे ना बढ़ सके। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आगे से किसी के घर भी चोरी नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुम माफी के लायक नहीं हो। तुमने किसी दूसरे के घर में घुसकर चोरी की और अपने अंदर दूसरों के प्रति जलन प्रकट किया। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम सरला के घर में भैंस की देखरेख करोगे। तब तुम्हें अपनी किए पर पछतावा होगा। फिर सोनू सरला के घर में उसकी भैंस की देखरेख करने लगता है। सरला और रामू दोनों गांव में जाकर लस्सी बेचते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।